हाय, हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। आज का वीडियो है ऑन डायबिटीज, जो हम आयुर्वेदा में कहते हैं प्रमेह। और आयुर्वेदा के माध्यम से मैं डॉक्टर सुचिता मुखर्जी, आयोली हीलिंग्स मेरा जो हेल्थ वेबसाइट, क्लिनिक और पोर्टल है, इसके माध्यम से आप सभी के लिए थोड़ा सा प्रमेह के बारे में, इसके खतरों से हम सारे वाकिफ है, लेकिन इसे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। तो प्रमेह को लेके सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज है। हम आयुर्वेदा में इसे अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये काफी सारे सिम्टम्स में से एक मैनिफेस्ट होता है। ये जस्ट एक सिम्टम है, काफी सारे डिजीजेस में ये सिम्टम मैनिफेस्ट होता है। ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में मैनिफेस्ट होता है, ये ओबेसिटी में मैनिफेस्ट होता है। अगर आपका ब्लड शुगर, आपका लिपिड लेवल या फैटी जो फैट कंटेंट है शरीर में वो बढ़ा हुआ है या असंतुलित है, तो उसमें मैनिफेस्ट होता है। अगर सीवियर वीकनेस है उसमें मैनिफेस्ट होता है। अगर यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस है उसमें मैनिफेस्ट होता है। स्किन प्रॉब्लम्स में, सोरियासिस में, एक्जिमास में, स्ट्रेस में ये मैनिफेस्ट होता है। हाइपरटेंशन में मैनिफेस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट किलर ऑफ द वर्ल्ड नाउ, हार्ट डिजीज, इसमें अवश्य ही मैनिफेस्ट होता है। तो ये सारी डिजीजेस हमें आजकल, इट इज सो कॉमन कि वो नॉर्मल हो गया है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। ये हर इंसान को है, तो सब कहते हैं अरे एक पिल ले लो, एक दवाई ले लो एंड कंटिन्यू विद योर लाइफ, ये तो नॉर्मल है। इट इज नॉट नॉर्मल। एज एज सून एज यू स्टॉप थिंकिंग दैट इट इज नॉर्मल, जैसे ही आप समझ पाते हैं कि अब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ एक विकृति है, ये एक समस्या है, इसका हल हम ढूंढ सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइज ना करके हम अगर इसे एज अ प्रॉब्लम देखें और उसका एक सोल्यूशन हम आयुर्वेदा, योगा, लाइफस्टाइल टेक्निक से हम लोग अगर खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके वैद्य के परामर्श के हिसाब से, हमारे साथ इंटरेक्शन के हिसाब से, वीडियोस देखकर इस हिसाब से अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा और अवेयर हो जाते हैं, सचेतन हो जाते हैं, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, it can be a very good solution. It can be opening a portal to a new way of life. तो अगले स्लाइड में जाते हैं कि ये प्रमेह से मधुमेह तक जाने के लिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। हमारे जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये जो हमारे सबसे ज्ञानी आचार्य थे, आयुर्वेदा के डॉयंस थे अराउंड 2500 to 3000 years ago। तो इन्होंने लिखे हुए जो वाक्य है उनमें से एक एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आस्य सुखम, कॉजेस क्या है, मतलब जिन कारणों की वजह से शरीर में ये चेंजेस डेवलप होते हैं। तो आस्य सुखम, जो अत्यधिक मात्रा में खाने की इच्छा जिन्हें रहती है। अभी ये ऐसा है कि ये सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी, जिन्हें ये प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये कंडीशंस पाए जाते हैं, तो चांसेस है कि प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर डिलीवरी या बेबी में हाई शुगर लेवल के सिम्टम्स रहे। तो आस्य सुखम नॉर्मल जो हेल्थ, एक आफ्टर 16 जो एक मिडिल एज की तरफ जाता है, और उसके बाद से जो टेंडेंसी जहाँ पे डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, या अत्यधिक मात्रा में वैरायटीज हमारे सामने आ जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं होता, वो आस्य सुखम है। ये आस्य सुखम बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए इसे सबसे पहले माना गया है। स्वप्न सुखम, अत्यधिक सोने की इच्छा या सोने की प्रवृत्ति या सोने की आदत। तो लेटे रहना, पड़े रहना, कुछ कार्य ना करना, आलस्य रहना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ कोई फिजियोलॉजिकली वीकनेस है। कारण क्या है? हर इंसान चाहता है कि कुछ प्रोएक्टिव बने, एक्टिविटी रहे, लेकिन अगर हमेशा नींद आती है, अगर हमेशा सोने की इच्छा होती है, तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से शरीर में मैनिफेस्ट होता है। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल या डायबिटिक कंडीशन माइट भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, जिससे ये सिम्टम्स आप देख रहे हो। दधी, दही के जो प्रोडक्ट्स है, यानी जो कर्ड के प्रोडक्ट्स है, तो हंग कर्ड या चीज या क्रीम चीज, या जितने जितने भी पैकेज कर्ड्स या कर्ड से बने भी जितने पदार्थ हैं, जिसमें असंस्कृत दही का यूज किया जाता है। तो संस्कृत दही मतलब संस्कार युक्त दही, जिसमें पानी से घोलते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं या थोड़ा सा चीनी डालते हैं या रोस्टेड जीरा पाउडर डालते हैं, उसका छाछ बनाते हैं, वो अमृत हो जाता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है। लेकिन ये जो दही है, ये जो फ्रेशली मेड कर्ड है, इसे जब इमीडिएटली कंज्यूम करते हैं, तो ये शरीर में जाके ब्लॉकेजेस उत्पन्न करता है, ये डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट है, ये अभिसंधि है, ये शरीर में टॉक्सिन्स का एक बहुत फर्टाइल सप्लाई है
टॉक्सिन्स को बढ़ावा देने के लिए। तो दही का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, या दही के प्रोडक्ट्स जैसे दही और मच्छी, दही और चिकन, दही और मटन, दही और फ्रूट, दूध और फ्रूट, ये सारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं, इनका कंजम्पशन जब होता है तो उससे शरीर में टॉक्सिक लेवल या टॉक्सिन्स का लेवल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल, फूड मटेरियल या आमा, जैसे हम लोग पॉइजन के मात्रा में के समान मानते हैं, उसे कहते हैं आमा। तो ये टॉक्सिन है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो हमारे शरीर में संचार कर रहा है। तो ये दधी के प्रोडक्ट्स या दधी के रॉन्गफुल कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में ये आमा को बढ़ा देते हैं। जब भी ये आमा बढ़ता है, मतलब शरीर में अग्नि कम हो जाता है, पचन तंत्र की विकृति आ जाती है, इमीडिएटली आपके लिवर और पैनक्रियास पे प्रेशर पड़ने लगता है, एंड ओवर स्पैन ऑफ टाइम जब ये कंटिन्यू होता है, उसके साथ रॉन्गफुल एक्सरसाइज, रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड रॉन्ग हैबिट्स, ये जब रहते हैं, देन ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी फर्टाइल बेस फॉर अ डायबिटिक कंस्टिट्यूशन टू डेवलप। ग्राम्य उदक, मतलब हमारे जो शहर में जितने सारे रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, स्ट्रीट फूड आते हैं, ये सारे ग्राम्य पदार्थ हैं। ग्राम्य उदक जो है, मतलब ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, स्मूदीज है, फ्रूट, मिल्क एंड फ्रूट के कॉम्बिनेशन के जो मिल्क शेक्स है, कॉफी है अत्यधिक मात्रा में मिल्क डाल के, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सारे हैं आपके शरीर में अगेन हैवीनेस, कफा और आमा इसको डेवलप करते हैं। तो अनु पर असर, जो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स का जो कंजम्पशन अभी बढ़ गया है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का कंजम्पशन बढ़ने की वजह से शरीर में फिर से हैवीनेस, वाटर का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है। वाटर का कंटेंट बढ़ जाने की वजह से शरीर में स्वेलिंग इजीली आ जाता है। जब भी स्वेलिंग ज्यादा आ जाता है तो शरीर में उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग अगर ठीक से उसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो किडनीज के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो इट इज ऑल रिलेटेड, किडनीज एंड लिवर एंड द फूड दैट यू आर ईटिंग। तो ये फिश या एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, तो ये मद्यपान जो है, किस तरह का मद्यपान किया जा रहा है, इसके ऊपर भी काफी वर्णन है आयुर्वेदा में। किन किन चीजों के साथ मद्यपान करना है, किन्होंने नहीं करना है, कौन से ऋतु में कैसे करना है, कौन सा मद्य शरीर के लिए हानिकारक है और कौन सा थोड़ा सा मेडिकेटेड फॉर्म में आपके शरीर को हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर अति अति मात्रा में जो आजकल बहुत कम उम्र से ही मद्यपान का देखा जा रहा है कि आदत लग रही है, तो ये गलत कारणों की वजह से डायबिटिक कंडीशंस और एग्रीवेट होते हैं और ज्यादा दिख रहे हैं। नवा अन्नपानम, मतलब फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स लाइक राइस या गेहूं, तो ये जब भी सपोज 1 साल पुराने ना हो, तो आप सुने होंगे पहले कि हमारे जो दादा दादी कहते थे पुराना चावल अगर है तो ये बेटर है, क्योंकि वो अच्छा फूलता है, अच्छा लाइट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, टाइम का समय का एक संस्कार होता है। तो समय का संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें ड्राइनेस आए, शरीर में वो जल की मात्रा या शुगर की मात्रा ना बढ़े। तो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो राइस है, अगर उसे आप रख देते हो 1 साल के बाद, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके बॉडी में जाके उसका जो रूपांतर होता है वो शरीर में कफा का प्रादुर्भाव नहीं करता है। तो ये जो है व्हीट है, राइस है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ये शरीर में जाने के बाद जब उनका पचन होता है तो आपके खून में ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ा देता है। लेकिन जब ये फ्रेशली हार्वेस्टेड होते हैं, विद इन कपल ऑफ मंथ्स, जब आप उसको यूज करके आप खाते हैं, क्योंकि आप जब पैकेज्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हार्वेस्टेड कब हुआ था। तो ये जो हम लोग पुराने तरह के जो ग्रोसरी स्टोर्स है, उसमें आप पूछोगे द स्टोर मैन से, तो वो बताएगा कि 1 साल पुराना है, अच्छा चावल है दीदी, ये ले जाओ। तो दे विल ऑलवेज गिव यू दैट इनपुट। तो वो इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ओल्ड है चावल या गेहूं, जितना ओल्ड है, उसमें एक लाइटनेस आता है। वो लाइटनेस से वो हमारे शरीर में वाटर कंटेंट बढ़ाता नहीं है, उसका ग्लाइसेमिक हमारे शरीर में पचन इजिली होता है। गुड़वैकृतम, जितने भी मीठी चीजें हैं, आपका शुगर केन हो, आपका शुगर हो, जैगरी हो, पाम शुगर हो, जितने भी शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, लेकिन आजकल के दिनों में व्हाइट प्रोसेस्ड या व्हाइट शुगर जो है उसकी मात्रा अत्यधिक है। तो चाय के माध्यम से जो हम लोग चीनी का सेवन करते हैं, या चाय इटसेल्फ, क्योंकि दूध, चाय पत्ती और चीनी, इसको जब एक साथ उबाला जाता है तो वो दूध एक विकृत फॉर्म में, स्वरूप में आ जाता है, और वो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब गैस या एसिडिटी, मतलब लिवर और पैनक्रियास के ऊपर स्ट्रेस, मतलब एक अगेन एक फर्टाइल बेस कि आपका ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारे हेतु क्या है? ये कफ कृच्च सर्वम, ये सारे कारण है कि जो फर्स्ट डायबिटिक कंडीशन है
उसको पनपने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर इन सब से हम लोग थोड़ा सा विमुख हो जाए, इसके बारे में थोड़ा सचेतन हो जाए कि ये अवॉइड करना है, तो आपका डायबिटीज के अगेंस्ट या उस प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन की तरफ जाने का रास्ता आप थोड़ा सा साइड एक बेंड ले सकते हो, एक टर्न ले सकते हो टुवर्ड्स अ हेल्दियर लिविंग। तो ये प्री डायबिटिक डायबिटिक ये क्या है? प्री डायबिटिक है जब हम लोग HbA1c करके एक टेस्ट रहता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कितना है, ओवर एवरेज ग्लूकोज कितना रहा है ब्लड में। तो अगर आपका 6 to 7% के आसपास है तो वो डायबिटिक कंडीशन के आसपास, अगर लेस देन 6 रहता है तो प्री डायबिटिक होता है। तो दिस इज बेटर देन फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज, जिसमें आप 12 घंटा खाना न खाकर जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ये आपको 24 आवर्स का एक अप्रोक्सीमेट देता है कि आपके ब्लड में कितना शुगर है। लेकिन जब आप 3 महीने का 2 से 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन का एक एवरेज लेते हो, तो आपका कंट्रोल कितना अच्छा है या बॉडी में आपका कंट्रोल का या मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो कितना कितनी मात्रा में सही है या ठीक है या गलत है, ये अंदाज करने में ये HbA1c का टेस्ट बहुत जरूरी है। तो अभी डाइट पे आ जाते हैं, क्योंकि डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, ताकि आप आपके बॉडी में चेंजेस जो है उसे कंट्रोल कर पाए। तो लाइट ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। 6 to 10 का जो टाइम है, इसमें हैवी ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हो तो आपको लंच स्किप करना चाहिए, क्योंकि 6 to 10 का जो टाइम है, इस टाइम में बॉडी एक कफा काल में रहता है। हमारे जो कफ वात पित्त कफ है, पहले के वीडियोस में आप जरा देख लीजिए, तो वात पित्त कफ हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइम्स में हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। तो मॉर्निंग का जो टाइम है 6 to 10, इट इज नॉट आइडियल फॉर अ हैवी ब्रेकफास्ट। आप एक हल्का ब्रेकफास्ट दीजिए ताकि आपको ठीक तरह से लंच के वक्त भूख लगे, क्योंकि वो पित्त का टाइम है। तो ये हल्के ब्रेकफास्ट में क्या करना है, क्योंकि आपको बाहर निकलना भी है, काम पे जाना भी है, नहीं खाएंगे तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो मॉर्निंग उठकर अगर 6:30 to 7:30 के बीच में अगर आपका शौच क्रिया, स्नान वगैरह, थोड़ा सा शौच क्रिया के बाद अगर आपका योगा हो जाता है, तो शौच करके योगा या एक्सरसाइज करके फिर स्नान करके आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 7:30 to 8 के बीच में अगर आ जाता है, तब अगर आपको भूख लगती है, बहुत जरूरी है जानना कि आपको भूख लग रही है या नहीं। पेट खाली है, कई जनों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, कई जनों को समझ में नहीं आता भूख लगना क्या है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जी मिचला रहा है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, आपके पेट में थोड़ा सा मरोड़ आ रहा है, थोड़ा सा क्रेविंग आ रहा है, मुंह में अगर लाला स्राव हो रहा है, थोड़ा सलाइवेशन हो रहा है, शरीर में हल्कापन है, इच्छा हो रही है कि कुछ हल्का सा पेट में जाए, तो उसे कहता है नॉर्मल भूख लगना। तो ये अगर भूख लगता है तो चीरे है, दैट इज फ्लैट राइस, कॉम्प्रेस करके जो राइस का जो बनाया जाता है, चीरे है, मखाना है। मखाना थोड़ा हैवी होता है, बट मखाना रोस्टेड मखाना है, खोई है, विच इज अगेन सॉर्ट ऑफ रोस्टेड चावल को ही हंस के साथ जब रोस्ट किया जाता है तो उसे खोई कहते हैं या लाजा कहते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशियस भी होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। मूरी है जो पफ्ड राइस है, या ये सारों को अगर थोड़ा सा हल्का घी में रोस्ट करके ले सकते हैं, सॉल्ट पेपर के साथ ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हो आप, रात को भिगोकर सुबह उठकर वो जो स्प्राउट होने के पहले जो भिगोए हुए मूंग दाल है या मटकी है, तो उनको थोड़ा सा स्टीम कर लेना है। हमेशा डायरेक्टली सैलड के रूप से स्प्राउट्स का कंजम्पशन हेल्दी नहीं है, उसे थोड़ा स्टीम कर लेना है। स्टीम करने से सॉफ्ट हो जाता है, वार्म रहता है, इजी टू डाइजेस्ट रहता है, और आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंचा देता है, बगैर आपके शरीर की ज्यादा एनर्जी खर्चा की। तो इस तरह से यू कैन टेक द स्प्राउट्स मॉर्निंग 6:30 7:30 के आसपास। उपमा है, सत्तू है, बार्ली का जो सत्तू है। तो जौ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, क्योंकि जौ है जो हल्का है, शरीर को माधुर्य देता है, शरीर में एक एनर्जी, एक लाइवलीनेस, एक स्नेह का आपके शरीर को एक वार्मथ देता है। लेकिन कूलेंट है, ड्राई है, मतलब शरीर में जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन है उसको स्क्रेप ऑफ करने में, जिसे आमविश कहते हैं, उसको स्क्रेप ऑफ करने में हेल्प करता है। मूत्रल है, मतलब कि किडनीज फंक्शन को हेल्प करता है। तो बार्ली जो आजकल धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो ये आप मल्टीग्रेन के स्वरूप में आपके आटा के साथ मिक्स कर सकते हो, इसी का आप सत्तू बनाकर घर पे रख सकते हो, मिक्स इट विद सम वाटर एंड एक टेबल स्पून ऑफ रोस्टेड बार्ली पाउडर, मिक्स इट विद सम वाटर, एंड दिस इज द सत्तू जो आप सुबह सुबह कंज्यूम कर सकते हो। इसमें आपका वेट मैनेजमेंट भी होता है, शुगर मैनेजमेंट भी होता है, और नेसेसरी एनर्जी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी आपके बॉडी में जाते हैं। आपका आ गया लंच का टाइम 11 बजे। तो 11 to 12 के बीच में जब सूर्य एकदम माथे पे है एंड इट इज आपको भूख लगी है, आपका पहले का खाना डाइजेस्ट हो चुका है,
आप एक हैवी मील ले सकते हो। रोटी, सब्जी, चावल, दाल, वेज, नॉन वेज, एवरीथिंग इन द डे टाइम, दिन में जो भी आपको खाना है। तो ये सारे नाइट पार्टीज, इवनिंग पार्टीज, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से पार्टी या कोई भी निमंत्रण जो रहता है, कोई भी अनुष्ठान में, किसी भी फंक्शन में, ये जो रात के पार्टीज रहते हैं ये ज्यादा शरीर को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि पार्टी करने के नेक्स्ट डे अवश्य आप एक एंटासिड या गैस की टैबलेट लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि रात का खाना डाइजेस्ट होना डिफिकल्टी है, उसके ऊपर पार्टीज या फंक्शंस या इसमें जो हैवी फूड खाया जाता है या खिलाया जाता है, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरफ तो गिफ्ट भी देना है लेकिन बॉडी का नुकसान भी करवा लेना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट इफ यू कैन ऑर्गेनाइज फंक्शंस इन द आफ्टरनून और अटेंड फंक्शंस दैट आर मोर इन द आफ्टरनून। तो बुफे है जो भी है, हैव योर कंप्लीट मील इन द आफ्टरनून, क्योंकि वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाएगा। रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आम विश होने में बहुत ज्यादा इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि रात में क्या खाते हो। और इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं या फिर मे बी वंस इन अ मंथ इट्स ओके, लेकिन अगर ऑन अ डेली बेसिस जिनकी आदत है, जिनके ऑक्यूपेशनली उस तरह के ऑक्यूपेशन में है, तो ट्राई टू हैव वेरी लाइट फूड। उसी में पार्टी में भी जाके देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या खा रहे हो। तो घी के साथ थोड़ा सा आप दोपहर का लंच कंप्लीट कर दीजिए। 3 से 5 के वक्त फिर से भूख लग जाने की एक टेंडेंसी रहती है। अगर आपका अग्नि नॉर्मल है तो आपको भूख लगेगी। 3 से 5 के बीच में यू कैन हैव अ फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, खाकरा, छोले जो रहते हैं उसे सोक करके बॉईल करके वो ले सकते हो। मूंग या फिर मूंग दाल का जो स्प्राउट है उसे तब ले सकते हो। एनी ऑफ दीज स्नैक्स यू कैन टेक इन अ मॉडरेट क्वांटिटी एंड डिनर बाय 7 to 8। तो 7 से 8 के बीच में अगर आपका डिनर हो जाता है तो करीबन आपका वो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फैड बीच में आया था कि 18 घंटे नहीं खाना है, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। यू गेट अ फास्टिंग ऑफ अराउंड 12 आवर्स। तो ये 12 घंटे की फास्टिंग में आपके लिवर के जो एंजाइम्स है उनको वक्त मिलता है कि वो ठीक तरह से सिक्रीट हो पाए। सिक्रीट होकर जो भी पचन किया है वो उसका पचन, जो भी अन्नपान ग्रहण किया है उसका पचन कर ले। जो पूर्व पचन किया है उसको नीचे से मल के रूप में निकालने का जो मार्ग है, जो इंटेस्टाइन्स है, उसकी तरफ प्रवृत्त करें, ताकि सुबह उठकर 1-2 दिन पहले का पचन किया हुआ खाना आपका निष्कासन हो जाए। तो इस तरह से ऑन अ डेली बेसिस अगर आपका डाइट रहता है, मेरे अर्लियर वीडियोस में है कि दिनचर्या क्या है। तो दिनचर्या मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक आपका क्या कार्यकारित्व रहना चाहिए और रात को आपकी नींद कैसी होनी चाहिए। दिस इज दिनचर्या एंड रात्रिचर्या। तो ये अगर मेंटेन करते हैं मॉर्निंग और नाइट के जो ड्यूटीज है, टाइमिंग्स है, एक्टिविटीज है, ये अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे प्रकृति के हिसाब से, हमारे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा वातावरण है, हमारा देश है, इसके हिसाब से अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारा जो वार्म क्लाइमेट है, ये देश जो है ये हैवी, इट इज अ वार्म क्लाइमेट। इसमें खाना बहुत जल्दी हजम नहीं होता क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज्यादा रहती है। तो गर्मी बाहर रहने की वजह से अंदर ठंडक रहनी चाहिए। अगर हम हमेशा स्पाइसी ऑयली जंक फूड खाते रहेंगे तो अंदर की भी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, बाहर की भी गर्मी ज्यादा है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग की स्पाइसेस जो है ये बहुत नेसेसरी है कि अंदर से अग्नि को प्रदीप्त रखें। लेकिन आजकल के जो हम लोग स्पाइसेस खा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम आपको बाहर से एक्सपोर्ट किए हुए स्पाइसेस मिल रहे हैं या सॉसेस के रूप में स्पाइसेस मिल रहे हैं, ये हमारे बॉडी को सूट नहीं करते। तो इसीलिए आपको वो स्पाइसेस लेने हैं जो ड्राई स्पाइसेस, हम लोग जो गरम मसाला यूज करते हैं या जीरा यूज करते हैं, सौंफ यूज करते हैं, अजवाइन यूज करते हैं, ये सारे स्पाइसेस आपको यूज करने हैं अपने डेली डाइट में, ना कि सॉसेस या प्रिजर्व्ड स्पाइसेस जो है उन्हें। तो अभी क्या क्या इसमें देखा है कि राइस या व्हीट जो है, जो हम लोग का स्टेपल फूड है, वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए ताकि वो हल्का बन जाए। मिलेट्स, तो बार्ली के बारे में बताया। रागी जो नाचनी कहते हैं, उसका अगर यूज करते हैं तो इट इज रेड इन कलर। तो ऑफ कोर्स जो रेड कलर का है, जैसे पोमेग्रेनेट है, फिग्स है, ये जो रेड कलर की चीजें हैं, तो शरीर में जो रेड कलर का जो भी टिश्यू है उसे बनाता है। तो बट ऑफ कोर्स ये आपके ब्लड को बूस्ट अप करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में भी ये काफी हेल्दी फूड है। रागी का सत्तू मिलता है, उसे रोस्ट करके फिर उसे फाइनली ग्राइंड कर लेते हैं। बच्चों को उसका हल्का सा पानी के साथ उबालकर एक सूप जैसे दिया जाता है। एक्सट्रीमली नरिशिंग। ज्वार है, बाजरा है, इनका अगर आप एप्लीकेशन करते हैं इन योर डाइट, तो ज्वार तो हल्का है,
बाजरा गर्म है तो हम लोग विंटर सीजन में लेते हैं, जवार हल्का है तो जवार के साथ, बार्ली के साथ, रागी के साथ, अगर आपका गेहूं का आटा मिलाकर अगर आप रोटी बनाते हो या थाली पीठ बनाते हो या चिल्ला बनाते हो, तो ये दिस काइंड ऑफ जो हमारे डाइट में इतने वैरायटीज है, इसका अगर हम यूज करते हैं तो ये आपको एक संपूर्ण नरिशमेंट भी देता है। इससे हम लोग क्या एक फायदा मिलता है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टाइम पे योगा कर रहे हो और ऐसे ही डाइट में आपके इतने रिच और हेल्दी मिलेट्स हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स या आयरन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाल, ग्रीन और येलो मूंग दाल सबसे लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल, एंटी एंटी ओबेसिटी, एंटी आर्म फॉर्मेशन, एंटी टॉक्सिन फॉर्मेशन, तो मसूर, अरहर और मूंग, ये तीनों दाल हमेशा आप कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, यूरिक एसिड्स वाला, जिनको यूरिक एसिड की समस्या है, जिनको जॉइंट पेन है, थोड़ा सा मसूर दाल सोच समझ कर ले, लेकिन हर दाल को आपको लेना है सिर्फ दिन में। रात को आपको दाल अगर कंज्यूम करना है, तीनों में से कंज्यूम करना है, लेकिन छोले, मटर, राजमा, ये सारे जो कंज्यूम करने के लिए हैवी जो दाल्स हैं, ये कभी भी आपको रात में कंज्यूम नहीं करना है। अगर कंज्यूम करना है तो दिन में ही कंज्यूम करना है, क्योंकि ये डाइजेशन में हैवी है, डाइजेस्ट करने में हैवी है। गुड़, गुड़ का भी वही नियम है, अगर 1 साल पुराना गुड़ है तो उसे यूज कीजिए। प्रोसेस्ड शुगर जो हमारा वाइट चीनी आता है, या उसको अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे आप ब्राउन शुगर यूज कीजिए, जिसे डेमेरारा शुगर कहते हैं, या फिर उसकी जगह पे आप पाम शुगर यूज कीजिए, जो वेस्ट बंगाल में हम लोग पाटाली गुड़ कहते हैं, या उसका जो लिक्विड फॉर्म आता है वो यूज कीजिए, रॉक कैंडी यूज कीजिए, जो खड़ा वाला जो मिश्री आता है वो यूज कीजिए, वेजिटेबल्स यूज कीजिए। तो ऑल गोड वैरायटीज, गोड मतलब जो लंबे वाले और अंदर उनके बीज हो, तो आपका भिंडी है, परवल है, लौकी है, तुरई है, ऑल दीज गोड वैरायटीज विच आर नॉट टेस्टी बट दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपके शरीर को हल्का रखते हैं, आपको फिर से 3 घंटे बाद वो खाने के, वो रोटी सब्जी दाल के साथ खाना खाने के फिर से 2 से ढाई घंटे बाद फिर से आपको भूख लगती है। तो उस वो भूख लगना मतलब आपके शरीर में डाइजेशन हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर आप हैवी चीजें खाओ आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपके शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। तो बॉडी क्या करता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसके पहले ही, डाइजेस्ट होने के पहले ही दूसरा खाना आ रहा है, तो बॉडी उसको पैकअप करके फैट के हिसाब से स्टोर कर देता है, तब आपके पेट में चर्बी जमना शुरू हो जाता है। अगर आपको भूख लग रही है और आपने हैवी लंच किया हुआ है, जिसमें परवल, करेला, ये सारे ड्रम स्टिक्स, ये सारे हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, और रोटी और चावल, और 3 घंटे बाद आपको भूख लग रही है, आप जो भी खाना खाओगे, आप थोड़ा स्नैक लोगे, तो आपके शरीर में वो डाइजेस्ट हुआ पहला अन्न नीचे चला गया है, तो नया अन्न जो है, जो भी ग्रहण करोगे, हल्का जो भी सुपाच्य अन्न रहेगा, गर्म हल्का सुपाच्य अन्न या फल आप सेवन करोगे, तो आपके शरीर में पचन होगा, उसका फैट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मीट, लोकल मीट, जो भी आपके लोकल फिश मार्केट या मीट मार्केट में अवेलेबल है, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, रेफ्रिजरेटेड मीट्स अवॉइड कीजिए। रेडी टू कुक चिकन नगेट्स एंड फिश एंड सैंडविचेस में देने के लिए जो भी आते हैं आजकल, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज दे आर प्रिजर्व। मीट को अगर प्रिजर्व करके रखते हो तो उसमें गुण, क्योंकि वो अलग, उसकी उत्पत्ति अलग है, तो उसके गुणों में दुष्टि आती है। अन्न को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो, मध को प्रिजर्व करके रखते हो, घी को प्रिजर्व करके रखते हो, गुड़ को प्रिजर्व करके रखते हो, तो वो और भी हेल्दी हो जाते हैं, इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, मोर न्यूट्रिशियस। लेकिन मीट जो मांस है, उसके अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो तो उसमें विकृति आ जाती है, तो वो विकृति हमारे शरीर में भी विकृति उत्पन्न करती है। तो जो भी फ्रेशली अवेलेबल मीट है, सुबह सुबह बाजार में जाके जो भी फ्रेशली अवेलेबल चीज है, आपके लोकल मार्केट में जो भी मिलता है, उसको आप कंज्यूम कीजिए। कोशिश कीजिए जो एक्वेटिक एनिमल्स का जो बताया है उसको ध्यान में रखकर, अगर आप ओबेसिटी और डायबिटीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो तो। अभी कुछ मिथ्स है, कुछ चीजें हैं जो हम लोग गलत जानते हैं डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज सिर्फ ज्यादा चीनी लेने से ही होता है, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इतने सारे डाइट के वेरिएशंस बताए भी नहीं होते, और डाइट के वेरिएशंस तो बहुत ज्यादा मात्रा में बताए, लेकिन स्थान अनुसार थोड़ा सा मुझे बदल करना पड़ा है, कि इतने सारे वैरायटीज तो आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। बट डायबिटीज सिर्फ शुगर, एक्सेस शुगर लेने से नहीं होता। हाँ, एक्सेस शुगर इंटेक लेने से आपके शरीर में विकृति जरूर आ जाती है, क्योंकि वो शुगर डाइजेस्ट नहीं होता। पहले के दिनों में तो बहुत मीठा खाते थे, इन लोगों को तो डायबिटीज इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होता था, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा था। वो मीठा किस तरह का खाते थे, रसगुल्ला खाते थे, या फिर बूंदी खाते थे, तो मूरी के साथ खाते थे। वेस्ट बंगाल में मूरी के साथ खाते थे। हम लोग आज कैसे क्या खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, फिर उसके बाद फिरनी खाते हैं,
इतना हैवी है, फिरनी भी हैवी है, बिरयानी भी हैवी, और वो भी खाते हैं रात को। तो ये चीनी का जो प्रोडक्ट है गलत समय पे गलत तरह से संस्कृत होकर गलत संयोग की वजह से, ड्यू टू रॉन्ग कॉम्बिनेशन, रॉन्गफुल प्रोसेसिंग, इसकी वजह से द शुगर मैनिफेस्ट एज टॉक्सिक टू अवर बॉडी। फैक्ट क्या है, अनहेल्दी डाइट भी आपका कंट्रीब्यूट करता है, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारे फैक्टर्स भी आपके अगर डायबिटीज के तरफ आपको की तरफ लेके जाता है। नाउ डायबिटीज अफेक्ट्स ओनली ओबीज पीपल, से मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है ऐसा नहीं है, आपके प्रकृति के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। हाँ, मोटापा अगर अचानक आप में है, अगर बचपन से ही कोई स्थूल है, हेल्दी है, शरीर दृढ़ है, स्ट्रेंथ है, फर्मनेस है, लेकिन थोड़ा सा बल्कि आकार है, तो ऐसा नहीं है उन्हें डायबिटीज डेवलप होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। अगर आपका सडनली वेट गेन हो जाता है, या बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, तब ब्लड शुगर लेवल्स में चेंजेस आ सकते हैं। ये डायबिटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। राइस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर डायबिटीज, दिस इज रॉन्ग। राइस इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। तो राइस सिर्फ कैसे उसे आपको कैसे कुक करना है, तो ये बहुत जानना है, जैसे युक्ति कहते हैं। तो आपको जानना है कि कौन से ट्रिक से राइस को हमें शरीर के लिए लो डायबिटिक या लो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रीब्यूट करने के स्वरूप में करना चाहिए। वो है राइस को यू हैव टू बॉईल इट इन अ लॉट ऑफ वाटर, मे 16 टाइम्स अमाउंट ऑफ वाटर देन द अमाउंट। 250 ग्राम का अगर चावल है तो 4 लीटर पानी में आपको उबालना है, 4 से 6 लीटर पानी में, अच्छी तरह से 4 लीटर पानी में उबालना है। उबाल कर जब वो राइस कुक हो जाता है, तब आपको वो जो एक्सेस पानी है जिसमें वो राइस का पूरा स्टार्च निकाल लिया है, उसको स्ट्रेन ऑफ कर लेना है, उसको पूरा डाल देना है, और सिर्फ जो राइस बच जाता है दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन। वो लेने से पेट ठंडा होता है, शरीर में एनर्जी आती है, आपको नेसेसरी जितना स्टार्च कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो आपको मिलता है, और आपके शरीर में डाइजेशन आपका एनहांस रहता है। जब आप प्रेशर कुकर में स्टीम डाल के उसको कुक करते हो तो वो हैवी हो जाता है ड्यू टू द कॉम्प्रेशन, और उसमें स्टार्च उसी के अंदर रह जाता है। तो प्रेशर कुकर में स्टीम किया हुआ राइस जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एनहांस करेगा। नॉर्मल राइस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, आई बेग योर पार्डन, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, क्योंकि आपकी सेल, आपके जो कोशिकाएं हैं, शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उसमें सबसे इजीली डाइजेस्टेबल स्वरूप क्या है, राइस। इसीलिए जब 6 महीने के बच्चों को अन्नप्राशन कराते हैं, पहली बार मुंह में क्या देते हैं, चावल देते हैं। चावल का थोड़ा सा दूध के साथ उबालकर जो पायस रहता है वो देते हैं, क्यों, दूध और चावल ये दो ही चीजें हैं जो सबसे पहले, सबसे हमारे बेसिक फूड्स हैं जो हमारे शरीर को नरिशमेंट दे सकते हैं। तो एटलीस्ट राइस अभी इतना विकृत नहीं हुआ है, although we get only GMO rices most of the times, लेकिन दूध थोड़ा सा, अगर आपको ऑर्गेनिक मिल्क मिलता है तो ऑर्गेनिक मिल्क एंड नॉन genetically modified rice या organic rice अगर मिलता है, so these two are the basic healthiest foods that human body can sustain on. So if you go to the gym regularly, you will not get diabetes. तो इतने सारे जिम गोअर्स हैं सब, then everybody should have been free of diabetes and heart disease and PCOD, क्यों नहीं हो रहा है? The reason is gym is exercise. ये बहुत हार्ड वर्कआउट है, लेकिन हर बॉडी को ये सूट नहीं करता। आपके शरीर को, आपके बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पे अलग अलग कॉम्प्रेशंस आने होते हैं, तब जाके वो ऑर्गन एक्टिवेट होता है। भुजंगासन है, धनुरासन है, चक्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, सर्वांगासन है, इतने सारे जो आसनास हैं, ये आसनास क्या करते हैं, एक टिपिकल वे में आपके बॉडी को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट देते हैं, हल्का मसाज देते हैं, तब जाके आपकी बॉडी में वो एनर्जी आती है जो आपके एकदम मूलाधार या फिर हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में जो एनर्जी पॉइंट है, जो एनर्जी सोर्स है, उससे वो एनर्जी निकलती है। तो जिम करने से आपको जो डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका खान पान गलत है, आप जिम बहुत हैवी कर रहे हो, तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर आप योगा के माध्यम से आप थोड़ा सा और हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करो, क्योंकि ये हेल्थ जो है ये मेंटल है, काफी सारा हमारा माइंड ही मैनिफेस्ट करता है। तो जिम करने से टायर्डनेस फील होता है, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है कि इतना टायर्ड हो गए, रात को सोने के पहले जिम नहीं किया तो नींद नहीं आती। तो ये करना अगर है तो फिर इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन है। तो उसके उसके साथ अगर रात को अगर आप जिम करते हो सोने के पहले, तो आप सुबह उठकर अवश्य योगा कीजिए, क्योंकि शाम के बाद योगा का टाइम नहीं है। तो हल्का सा जिम अगर आप रात को करते हो, सुबह अगर आप योगा करते हो, और आप उस तरह का डाइट लेते हो ताकि आपके बॉडी में उतने सारे नरिशमेंट, उतना सारा न्यूट्रिशन जाए, तो अवश्य ही आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। तो योगा आसना से आपका वेट मैनेजमेंट, टिश्यू रिलैक्सेशन, क्रॉनिक एक्जिमा के केसेस में देखा है कि मेडिसिन जितना एक्ट करती है, पंचकर्मा में बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टू अवॉइड
अपुनर्भव जो चिकित्सा रहता है, जिससे वो डिजीज फिर से वापस नहीं आता, उसमें योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सिर्फ योगा आसनास नहीं, योगिक वे ऑफ थिंकिंग, योगिक वे ऑफ लाइफ एंड योगिक वे ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो इसका बाद में और हम लोग अगले बाकी की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो रेज्ड ब्लड शुगर मींस डायबिटीज। इफ माई फास्टिंग इज नॉर्मल, आई एम ओके। अगर फास्टिंग कम है, थोड़ा सा पीपी बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन है, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक मिथ है। आपको जानना है आपका HbA1c कितना है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, आपका प्रोटीन का रेशियो कितना है, आपका EGFR कितना है, आपका किडनीज में से जो फिल्ट्रेशन होके जो आपका यूरिन निकल रहा है, किडनीज हेल्थ कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके डॉक्टर के साथ आपको परामर्श करके जानना है कि क्या क्या टेस्ट कराने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आयुर्वेदा के साथ ही टेस्ट को या फिर एलोपैथिक मेडिसिन या वेस्टर्न साइंस को टोटली निग्लेक्ट करते हैं। नो, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टूल्स आर दैट, जिसे हमें यूज करना है ताकि हम जान पाए कि हम जो आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिशनल विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, उसे पैरेलल उसका कोरिलेशन करके हमें आगे बढ़ना है। तो बिटर फूड्स आर बेस्ट फॉर डायबिटीज, इसलिए ऐसे काफी पेशेंट्स दिखाए आते भी हैं कि सुबह करेला खाते हैं, दोपहर को नीम खाते हैं, रात को चिरोता भिगोते हैं, उसका सुबह उठकर उसका पानी पीते हैं और फिर दिन में जामुन के सीड्स भी खा लेते हैं, उनका पाउडर भी खा लेते हैं। अत्यधिक मात्रा में जब तीता खाया जाता है तो शरीर में ड्राइनेस आता है, शरीर का आयु कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा तरह का मेद अगर शरीर में है तो तीता क्या करता है, आपके एक्सेस मेद को स्क्रेप करता है, लेकिन एक्सेस मेद को स्क्रेप करने के चक्कर में वो शरीर में ड्राइनेस लाता है। तो अत्यधिक मात्रा में तीता खाने से आपको डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये एक सेइंग भी है कि बहुत सारा तीता खाओ, उसके बाद बहुत सारा मीठा भी खा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अगर हमेशा आप फॉलो करते हो तो बॉडी को वो सूट नहीं करता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। आप ज्यादा मीठा खा लो, आप ज्यादा तीता खा लो, आप ज्यादा नमकीन खा लो, कोई भी रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे 6 रस हैं। स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड चिली। तो ये 6 जो रस है या टेस्ट है, इनमें किसी का भी अगर अत्यधिक मात्रा में यूसेज होता है तो ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। अभी इन सब चीजों में एक थोड़ा सा जिस्ट में जो फिलोसफी है आयुर्वेदा का, कि आपका अग्नि इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि क्या है, जो आपको भूख लग रही है, आपके शरीर का जो लाइफ सोर्स है, जिसे पाचक अग्नि कहते हैं, जो नाभि के पास है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, पैनक्रियाज और लिवर का जो स्थान है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्थान है, पित्त का स्थान है, यही अग्नि का नाभि के पास ये स्थान है। तो अग्नि अगर आपका मिताहार है, मतलब आप सोच समझ के अल्प मात्रा में, क्वांटिटी में, आपके प्रकृति के अनुसार, आपके सीजन के अनुसार, आपके देश के अनुसार, आपके नेसेसरी, आपके डिजीज कंडीशन के अनुसार, आपके एज के अनुसार आप अगर खाना खा रहे हो, मिताहार खा रहे हो, तो ये आपके अग्नि के लिए हेल्पफुल है। अगर आप उचित तरह का व्यायाम कर रहे हो, आप जो ट्रेडिशनल इसमें कहा है, कुश्ती लड़ना या जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस है, उसमें योगासनास भी आ जाती है। तो जो भी व्यायाम कर रहे हो, इसका आपके अग्नि के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट आता है, क्योंकि ये शरीर में हल्कापन लाता है, शरीर में एनर्जी का फ्लो लाता है, तो ये अग्नि को प्रज्वलित करता है। मिताहार आपके अग्नि को प्रज्वलित करता है। निद्रा, उचित मात्रा में निद्रा जरूरी है। टाइम पे जो सोने का जो है वो बहुत जरूरी है। रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक, दैट इज 8 आवर्स ऑफ कंप्लीट स्लीप। तो ये बहुत जरूरी है। ये होने से शरीर में जो रिपेयर का जो सेल्यूलर रिपेयर, जो भी डैमेज हुआ है दिन भर में, जो भी लॉस हुआ है, सेल्यूलर डैमेज हुआ है, ब्रेकेजेस हुआ है, वो सारा रिपेयर होता है। और आपके माइंड का जो कंट्रोल है, माइंड को सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी सोर्स है वो है गुड स्लीप। तो गुड स्लीप आपके अग्नि को, इन द सेंस आपके बॉडी के अग्नि और आपके माइंड के बैलेंस के लिए जो अग्नि जरूरी है, उसको बैलेंस करने में बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट निभाता है। तो इसे त्रयोपस्तंभ कहते हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी एक पार्ट है जिसमें आपको कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग, डिजायर पे कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अभी कुछ हर्ब्स है जो हम अत्यधिक मात्रा में ऑन अ नॉर्मल बेसिस भी डेली हिसाब से पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है आमलकी। तो फ्रेश आमलकी का जूस अगर आपको मिलता है, तो फ्रेश आंवला जूस अगर आप सुबह सुबह खाली पेट में थोड़ा सा शहद के साथ, थोड़ा सा कच्चे हल्दी के साथ अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसे निशा आमलकी योग कहते हैं। ये वेरी पोटेंट एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन है।
तो ये निशा क्या है, हरिद्रा है या हल्दी है, कच्चा हल्दी है, और अम्ल की क्या है, फ्रेश आंवला है। तो आंवला और हल्दी का योग जब लिया जाता है तो इमीडिएटली आपके पेट में जाके आपकी लिवर और पैनक्रियास को बूस्ट देता है, आपके आम का पचन करता है, आपके पित्त को शमन करता है, कफ को शमन करता है, और शरीर में आपके ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ने में रिड्यूस करता है। क्योंकि जब भी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाती है तो आपका आ जाता है ओबेसिटी, आ जाता है हार्ट डिजीज, आ जाता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आ जाता है मोटापा, आ जाता है ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, किडनी डैमेज, ये सारे आ जाते हैं। तो निशा आमलकी का जो योग है ये सुबह सुबह उठकर आपको कंज्यूम करना है। त्रिफला, तो त्रिफला बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। कोशिश कीजिए ऐसा त्रिफला आप लीजिए जिसमें सिर्फ हिरडा, बेहड़ा और आंवला हो। पैकेज्ड त्रिफला में कई बार सेना पत्ता ऐड किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा लूज मोशन हो। नॉर्मल अगर त्रिफला है, हिरडा, बेहड़ा, आंवला का कॉम्बिनेशन कभी भी लूज मोशन नहीं करेगा मैक्सिमम केसेस में, अनलेस एंड अनटिल आप की प्रकृति बहुत सॉफ्ट है या पित्त प्रकृति है तो एक हाथ लूज मोशन हो सकता है। तो नॉर्मल जो त्रिफला रहता है अच्छे कंपनीज का, तो उसमें सेना पत्ता मिक्स नहीं रहता है। तो त्रिफला क्या करता है, सिर्फ आपके शरीर से एक्सेस कफ और पित्त को निकालने में हेल्प करता है। तो ये भी आपको थोड़ा आपके वैद्य के साथ परामर्श करके देखना है कि त्रिफला आपके लिए उचित है या नहीं। अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है तो यष्टि मधु ऐड करना है। अगर आपको ज्यादा कफ की समस्या है तो त्रिफला जैसा है वैसे ही आपको कंज्यूम करना है। तो इसमें थोड़ा सा युक्ति युक्त या आपके कंस्टिट्यूशन युक्त इसमें चेंजेस आ सकते हैं। गुड़मार, जिसे मधुनाशिनी भी कहते हैं, तो ये गुड़मार बहुत इफेक्टिव है। जिनको आस्य सुखम, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, उनके लिए ये गुड़मार बहुत इफेक्टिव है। तो ये करने से ट्राइग्लिसराइड के ऊपर डायरेक्टली रिसर्च आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। ये कंट्रोल करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को, तिक्त रसात्मक होने की वजह से ये आपके शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करता है। मेथी, तो मेथी आप सभी को पता है एंटी डायबिटिक सबसे मोस्ट प्रोबेबली सबसे फेमस या पॉपुलर एंटी डायबिटिक स्पाइस है हमारा जो मेथी है। भिगोकर सुबह उसका पानी पीना तो इमीडिएटली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन देता है। तो सिर्फ पानी पीने से ही नहीं, अगर आप उसको स्प्राउट करते हैं, उसकी अगर आप सब्जी बनाते हैं, उसको आप कोकोनट की जो चटनीज बनाते हैं, अगर आप जो हम लोग छौंक देते हैं, फोड़न जिसे कहते हैं, तो उसमें अगर आप मेथी के सीड्स ऐड करते हैं, थोड़ा क्रश करके पाउडर मिलाकर अगर आप स्मूदीज वगैरह कुछ बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड कर सकते हो, या जो स्मूदीज में विच डज नॉट इंक्लूड मिल्क एंड फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट, सत्तू, मेथी, ये सारा अगर भिगोकर इनका अगर स्मूदी बनाया जाए तो इट इज अ वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन फॉर एल्डरली पीपल फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये सारा उसके अंदर आप फ्रूट ऐड कर सकते हो, क्योंकि मिल्क नहीं है तो बनाना एंड सत्तू एंड सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, मेथी, कड़ी पत्ता, सो दी सॉर्ट ऑफ लीव्स एंड स्पाइसेस को अगर आप सत्तू के साथ थोड़ा पानी ऐड करके स्मूदी बनाते हो, इट इज एन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, हाईली न्यूट्रिशियस, टमी फिलिंग एंड एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन फॉर एल्डरलीज, फॉर एजेड पीपल, एंड ऑल्सो जिनका थोड़ा सा दिन भर में काम ज्यादा करना पड़ता है लेकिन पेट हल्का रहना जरूरी होता है। तो इस तरह से इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं थोड़ा योगासन, तो योगासन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जिस तरह से आपके बॉडी का मूवमेंट दिन भर आजकल हो रहा है, मोस्टली आप सिटिंग कंडीशन में हो। अगर आप सिटिंग कंडीशन में हो तो अवश्य ही आपके बॉडी में कफ का प्रादुर्भाव ज्यादा होगा। जब भी आप बैठ के लंबा अरसा स्पेंड करते हो तो कफ का प्रादुर्भाव ज्यादा होगा, और क्योंकि आपका माइंड काफी चलता रहता है, आइदर यू ऑन द लैपटॉप और यू वॉकिंग और यू टॉकिंग टू समबडी, तो इसकी वजह से पित्त का भी प्रादुर्भाव होता है। तो ये कफ और पित्त का प्रादुर्भाव होने से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ओबेसिटी, और ओबेसिटी स्टार्ट हो जाने से ही पेट साफ ना होना, पेट साफ ना होने की वजह से बाकी सारे प्रॉब्लम्स, जिसमें रेस्ड ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं। तो स्पेसिफिक आसनास करना है आपको, जितने 250 500 जितने आसनास है या 250 350 जितने आसनास है वो सारे आपको पता नहीं, पता होने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो सर्टेन आसनास, 5 to 7 आसनास। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप आपके जो योगा थेरेपिस्ट है जो आयुर्वेदा और योगा को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ योगा अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अगर थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको सब जिम, पिलेट्स, योगा सब कुछ एक साथ करा देंगे, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर योगा आसना। तो योगा आसना के लिए जो क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ आप परामर्श कीजिए, आपके वैद्य के साथ परामर्श कीजिए। लेकिन मंडूकासन, शलभासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन ये आपके बेली के ऊपर प्रेशर देता है, स्पाइन के ऊपर प्रेशर देता है। तो ऑफ द मेनी आसनास दैट वर्क फॉर बैलेंसिंग ब्लड शुगर लेवल, ये 3 आसनास आपके लिए नेसेसरी है। इसको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी इमीडिएटली इसे एक्स्टमाइज नहीं कर पाएगा ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम।
गिव इट 3 months 6 months, यू लर्न द आसनास, और उसके बाद आप उसका इफेक्ट जब आप करते रहेंगे तो आप उसका इफेक्ट देखेंगे। प्राणायाम में सबसे सेफेस्ट है अनुलोम विलोम। इसके अलावा भी भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति बहुत कंट्रोल लेवल पे, और इनका जो है अभ्यास करना, और अगर आप हो सके तो बंध का अभ्यास करना। आप आपके इंस्ट्रक्टर के साथ बात कीजिए, आपका बॉडी जब रेडी हो जाएगा तो जो महाबंध है, मूल बंध है, जालंधर बंध है, उडियान बंध है, इन तीनों को लेकर जो बंध का अभ्यास रहता है, उसके करने से आपकी जो इन्नेट सोर्स, मूलाधार से जो आपकी बाय बर्थ, बाय कॉस्मिक पावर, आप में जो पावर है उसको एनहांस करने में आप योगा कि इस बहुत मूल्यवान एक पर्ल फ्रॉम द विजडम ऑफ योगा, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्ते, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको जानकारी लेना है, आपको बताना है, आपको जानना है, और तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं डॉक्टर सुचिता मुखर्जी। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।